वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने क्लास 10 बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक में हम लोग पार्ट 6 त्रिभुज में काम कर रहे हैं, जिसमें से आपका पहला वाला वीडियो में आपका त्रिभुज क्या होता है, फिर उसके त्रिभुज के कितने पद होते हैं, उन सारे चीज़ों को हमने डिस्कस किया हुआ था। दूसरे वाले पार्ट वीडियो में जो है ना, हम लोगों ने बहुत सारे एंगल्स के बारे में बात किए हुए थे कि अंतः एकांतर कोण क्या है, बाह्य एकांतर कोण क्या है, संगत कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण क्या है, जिसे सम्मुख कोण कहते हैं, सह कोण क्या है, बाह्य कोण क्या है, इन सारी चीज़ों को आपने स्टडी किया हुआ था। उसके बाद आपने ये स्टडी किया हुआ था क्या कि आपका रैखिक युग्म क्या होता है, बहिष्कोण नियम क्या होता है, ठीक है। दूसरे वाले पार्ट वीडियो में हमने किया हुआ था। तीसरे वाले पार्ट में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया था उस पर, ठीक है। इसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर रैखिक युग्म अगर दे दिया जाए, रैखिक युग्म अगर दे दिया जाए तो हम जो है ना, अगर रैखिक युग्म दिया जाए, एक ही साइड में अगर कुछ एंगल बने हुए हैं, उसका जो 180 होता है और एक एंगल दिया हुआ, तो दूसरा एंगल कैसे निकाल सकते हैं, दूसरा कोण कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद आपका बहिष्कोण में बहिष्कोण त्रिभुज दिया हुआ है और त्रिभुज के लिए एक बहिष्कोण दिया हुआ है, तो बहिष्कोण दिया हुआ है और त्रिभुज के एक एंगल दिए हुए हैं, एक कोण दिए हुए हैं, तो दूसरा दो एंगल कैसे निकालते हैं, वो बहिष्कोण नियम क्या है, किस तरह से उसको डील करते हैं, कैसे क्वेश्चन आपको पूछते हैं, उन सारी चीजों को हमने क्या किया हुआ था, डिस्कस किया हुआ था नहीं। उसके बाद जो है आपका बहिष्कोण नियम के बाद हमने त्रिभुज को बताया था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है ना 180 होता है, और आप इसको जो है ना क्लास 9th में ही आपका 6 चैप्टर में ही, यानी रेखाएं और कोण में, यानी आपके क्लास 9th में रेखाएं और कोण में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, कि त्रिभुज का योग जो है ना 180 होता है। तो 180 ही क्यों होता है, ठीक है, उसको हमने प्रूफ करके देखा हुआ था। अगर आप नहीं देखे हुए हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइएगा, और प्लेलिस्ट में दिया होगा क्लास 9th रेखाएं और कोण बिहार बोर्ड हिंदी माध्यम, उसमें दिया होगा, आप वहां पे देख सकते हैं। या नॉर्मली जो है ना एक हम शॉर्ट वीडियो भी बनाए हुए हैं, आपका थंबनेल देखिएगा, नीचे वीडियो में आप स्क्रॉल कीजिएगा, ठीक है, स्क्रॉल कीजिए तो आपको देखेगा कि त्रिभुज का तीनों कोणों, देखिएगा त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो काहे होता है, ठीक है, इसको हमने प्रूव करके भी देखा हुआ था, ठीक है, उसमें थंबनेल लगा होगा, आप देख सकते हैं वहां से, ठीक है। तो ये सारी चीजों को देखा हुआ था। तो त्रिभुज में अगर दो एंगल दे दिया गया है, तो तीसरा त्रिभुज में दो अगर कोण दे दिया गया, तो तीसरा कोण हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसको हमने देखे हुए थे, और इन सारे पर जो है ना हमने क्वेश्चन देखे हुए थे। और उसके बाद हमने देखा था, ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज के दो प्रकार होते हैं, एक कोण के आधार पे, एक भुजा के आधार पे। कोण के आधार पर जो है ना हमने बताया था कि क्या होता है, आपका न्यून कोण त्रिभुज होता है, उसके बाद जो है ना आपका समकोण त्रिभुज होता है, उसके बाद क्या होता है आपका अधिक कोण त्रिभुज होता है। अब क्या होता है, कैसे होता है, इन सब का फीचर क्या, परिभाषा क्या है, इस सबको हमने डील कर दिया हुआ है, डिस्कस कर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद होता है भुजा के आधार पर कितने तरह के त्रिभुज होते हैं। तो भुजा के आधार पे 3 तरह के त्रिभुज आपको होते हैं, ठीक है। तो भुजा के आधार पर कितने तरह के त्रिभुज पाए जाते हैं, तो भुजा के आधार पर 3 तरह के त्रिभुज आपको देखने को मिलेंगे। एक क्या होता है, एक होता है आपके समकोण होता है, ठीक है, क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है, इसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, नॉर्मली आप समबाहु ही कहिए, क्योंकि भुजा का बात हो रहा है, तो समबाहु कहिए। समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, और आपका क्या विषमबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। इनका फीचर क्या है, इनका रूल क्या है, कैसे बताएंगे, इनका फॉर्मूला क्या होता है, इनका क्या बोलते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए, इन सबको हमने जो है ना तीसरे पार्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। चौथा पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया होता है, चौथा पार्ट में हमने डिस्कस किया हुआ था कि सर्वांगसमता क्या, समरूपता क्या होता है, ठीक है, समरूप आकृति किन्हें कहते हैं, कैसे पहचानेंगे कि कोई भी जो चीज दिया हुआ है वो समरूप है कि नहीं है, इन सारी चीजों को डिस्कस किए हुए थे, ठीक है। समरूप का आपका चिन्ह क्या होता है, इनको हमने डिस्कस किया हुआ था। उसके बाद क्या था आपका सर्वांगसमता क्या होती है, सर्वांगसम आकृति क्या होती है, इनको हमने बताया था कि सर्वांगसम आकृति क्या होती है, ठीक है, कैसे इसको डिस्कस करते हैं, कैसे इसको डील करते हैं, ठीक है। सर्वांगसमता को, त्रिभुज के सर्वांगसमता की कसौटी क्या होता है, तो 5 सर्वांगसमता की कसौटी होता है, SSS सर्वांगसमता होता है, ठीक है, SAS सर्वांगसमता होता है, ASA सर्वांगसमता होता है, AAS सर्वांगसमता होता है, और उसके बाद RHS सर्वांगसमता होता है। ये सब क्या होता है, इन सबको जो है ना चौथा वाले पार्ट में वीडियो में आपको डिस्कस किया हुआ था। इन सारों में जो है ना हम लोग कुछ काम भी किए हुए थे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन भी देखे हुए थे। तो ये चौथा वाला पार्ट था। पांचवा वाले पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था, तो पांचवा वाले पार्ट में हम लोग डिस्कस किए हुए थे क्या, इन सब के बेसिस पे जो है ना हमने प्रश्नावली 6.1 को खत्म किया हुआ था, और 6.1 है वो क्या मजेदार तरीके से खत्म हुआ, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा बिल्डअप था। तो 6.1 जो है ना काफी आसानी से खत्म हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास में जो है, आज की क्लास में है तो हमको 6.2 प्रश्नावली 6.2 को करने के लिए आपके कुछ थ्योरम है जो कि काफी पॉपुलर है, और आप
आपके एग्जाम में मैक्सिमम टाइम आता ही आता है, और वो कौन सा है, तो वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको बीपीटी कहते हैं, और हिंदी में बोलते हैं क्या उसको, जैसे कि आप जानते होंगे थेल्स थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम में पूछता है कि थेल्स थ्योरम को सिद्ध करे या प्रमाणित करे, आपको देता है। तो आज जो है हम लोग इस वीडियो में क्या देखेंगे, तो आपको थेल्स थ्योरम को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले थेल्स थ्योरम क्या कहता है, तो आपका प्रमेय 6.1 है, तो अभी वीडियो को हम पॉज करेंगे और 6.1 थ्योरम को लिखेंगे, और उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, उसके प्रूफ को आसानी से जानेंगे कि थेल्स थ्योरम के प्रूफ को हम कैसे करेंगे, उसको देखेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को लिखते हैं, प्रश्नावली 6 क्या बोलते हैं आपका प्रमेय 6.1 को, जिसको हम कहते हैं थेल्स थ्योरम। चलिए देखते हैं। तो ये जो है आपका दिया हुआ है क्या, प्रमेय 6.1, जिसको हम क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय कहते हैं, या इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्या, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शॉर्ट में उसको बीपीटी थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, जो सीबीएसई वाले हैं उसको क्या कहते हैं, बीपीटी थ्योरम कहते हैं, या उसको इंग्लिश में नॉर्मली थेल्स थ्योरम ही कहा जाता है, और हम लोग थेल्स प्रमेय तो कहते ही कहते हैं। तो थेल्स प्रमेय में बोला हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर दो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचा जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ करने के लिए दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, तो आपको बोला हुआ है किसी त्रिभुज में, मतलब एक त्रिभुज हम बनाएंगे। ठीक है, तो क्या बनाएंगे, त्रिभुज एबीसी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एबीसी, ध्यान से समझते जाइएगा, स्टेप बाय स्टेप काम होगा। ठीक है, तो बोला हुआ किसी एक त्रिभुज, तो त्रिभुज हमने बनाया, दिया गया है एक त्रिभुज एबीसी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना बात समझ में आ रहा। अब कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दोनों अन्य भुजाएं को भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचा जाए। मतलब मान लेते हैं कि ये दो भुजा है, क्या है, भिन्न भिन्न जो है ना दो भुजा है, अन्य भुजा, तो एगो है भुजा है, एगो है भुजा है, इसमें जो है ना हमने यहाँ पे क्या कर दिया, दो बिंदु दे दिया। ठीक है, अब इनको क्या किए, हम मिला दिए, क्या किए, हम मिला दिए। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से मिलाते हैं। ठीक है, तो दो त्रिभुज के दो भुजाओं को हमने क्या कर दिया, दो भुजाओं पे दो बिंदु हैं, और दो बिंदुओं पे है ना भिन्न भिन्न बिंदु हैं, और उससे हमने क्या किया, एक रेखा खींचा। तो जैसे ही एक रेखा खींचा, हमने ऐसे रेखा खींचा कि इस रेखा का हमने क्या नाम दिया, हमने नाम दे दिया इसका ई और एफ। क्या नाम दे दिया, ई और एफ हमने नाम दिया। मतलब बोला हुआ है कि किसी एक त्रिभुज है, तो हमने एक त्रिभुज बना दिया। ठीक है, अब बोला हुआ है कि त्रिभुज के दो अन्य भुजाएं, तो त्रिभुज की दो भुजाएं कौन है, एक भाई है, एक भाई है। ठीक है, दो भुजा, इस पे दो अलग भिन्न भिन्न बिंदु हैं, भिन्न भिन्न बिंदुओं को हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, यहाँ पे भिन्न भिन्न बिंदु को हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है ना, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, टच करते तो क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद करता है। तो एक रेखा खींचा जाए, तो हमने एक रेखा खींचा, तो हमने जब रेखा खींचा तो बोल रहा है कि दोनों जो हमने रेखा खींचा है वो क्या होगा, वो एक भुजा के क्या होगा, समांतर होगा। ये जो भुजा है ये एक भुजा के क्या होगा, समांतर होगा, यानी EF जो है ना समांतर है किसके, BC के। यानी ऐसे हमने खींचा कि जो EF है वो समांतर है किसके, BC के। ये आपको बोला हुआ है, मतलब ये कहा है कि एक त्रिभुज आप बनाइए और दो बिंदु दीजिए, दोनों बिंदु से एक रेखा बनाइए, और रेखा ऐसे बनना चाहिए, तो इसका नाम दे देते हैं ABC, हमने रेखा का नाम दे दिया EF, और EF रेखा ऐसे बनना चाहिए कि ये इसके क्या हो, ये इसके जो है ना क्या हो, समांतर हो। क्या हो, समांतर हो, यानी EF जो है ना BC के समांतर हो। इतना बात हो गया, EF जो है ना BC के समांतर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, EF BC के समांतर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको बताना है कि तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। अन्य दो भुजाएं का मतलब क्या, ये भुजा और ये भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होती है। मतलब क्या, AE जो है ना वो बराबर होगा किसके, BE के, और जो AF होगा ना वो बराबर होगा किसके, FC के।
तो आप जानते हैं ए ही कहिए, चाहे ई कहिए, चाहे बी कहिए, चाहे बी क्या बोलते हैं, ई बी कहिए, चाहे बी कहिए, आप जानते हैं। जैसे अगर यहाँ पे ए ही कहते हैं तो इसको हम ई ए भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे ए एफ कहते हैं तो इसको एफ ए भी लिख सकते हैं। ये कॉमन चीज है, ये आप सीख चुके हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ना हमको ज्यादा समय देना नहीं है, ठीक है। तो सीधे हमको ये प्रूफ करना है कि ए ई बटा ई बी बराबर होगा ए एफ बटा एफ सी के, यही हमको सिद्ध कर देना है। तो यहाँ पे इतना बात दिया हुआ था, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ए ई अब बटा में क्या आपका ए ई हो जाएगा, बटा में क्या आपका ई बी, आपका ई बी बराबर होना चाहिए ए एफ और बटा में एफ सी के, ए एफ बटा में एफ सी के। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, प्रमाणित करना है, दिखाना है, ठीक है। तो बात समझ में आएगी नहीं, ये हमको क्या करना है। तो सबसे पहले बोला एक त्रिभुज बनाइए, हमने बना दिया। और बोला होगा कि त्रिभुज के दो भुजाओं पर दो ऐसे बिंदु लीजिए कि उससे एक रेखा बनाइए, तो हमने ईएफ रेखा बनाया। और बोला कि ऐसे रेखा होना चाहिए कि ईएफ जो है ना वो समांतर होना चाहिए किसके, उसके एक भुजा के। तो ईएफ जो है ना समांतर है किसके, बीसी के। ये इतना दे दिया हुआ है, तो हमको सिद्ध करना है ए ई बटा ई बी बराबर होगा ए एफ बटा एफ सी के। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, इस तरह से हमको करना है। तो इसको सिद्ध करने से पहले हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। क्या करेंगे, रचना। और रचना क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे रचना हम ये करेंगे कि आपका बी से किसको, एफ को, बी से एफ को, ठीक है, बी से एफ को तथा सी को, किसको, सी को किससे, ई से मिलाया, ई से मिलाया। मतलब क्या, आप बी से क्या कीजिए, एफ को मिलाइए, और सी को क्या कीजिए, आप ई को मिलाइए, ठीक है। ये जो है रचना किया है, तो रचना जो होता है थोड़ा सा इमेजिनरी लाइन यानी काल्पनिक रेखा हम लोग क्या करते बनाते हैं। समझ में आया, बी से हमने एफ को मिलाया, ठीक है, और सी को हमने क्या किया, ई से मिला दिया, इतना काम किया। और क्या करना है, और क्या करना है, हमको ये करना है कि जो ईएम, अब यहाँ पे क्या ई अब खींचेंगे, बताएंगे क्या, ईएम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एसी के समांतर होना, एसी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। अब ईएम का मतलब क्या है कि ई से हमने क्या किया, एक हमने क्या बनाया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि आपका लंब, लंब का मतलब क्या कि यहाँ पे 90 डिग्री। इसे हमने ऐसा एक रेखा खींचा एम, इसका नाम देते हैं क्या, हम एम दे देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, ईएम समांतर एसी, यानी ईएम जो है आपका, ईएम जो है वो एसी पर क्या है, लंब है। ईएम जो है ये जो आपका ईएम है वो एसी पे लंब है। इसका मतलब है कि ये सब क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है। और उसी तरह हमको ये करना है कि जो आपका ईएन है, ईएन, अब कहा गया ईएन, एन की जगह कहीं है क्या, नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका क्या कर दिए, और हमने क्या कर दिया, तो ईएम जो है ना एसी के क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। और एफ से एफएन तथा एफएन लंब होना चाहिए किसके, एबी के। किसके लंब होना चाहिए, एसी तो हो गया, एबी के, किसके, एबी के। तो एफ तो ये है, और यहाँ पे क्या, हम यहाँ पे लिखते हैं इसको एन। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या, लंब का मतलब 90 डिग्री। समझ में आया, क्या आया, बी से एफ को तथा सी को ई से मिलाया, बी से एफ को मिला दिया और सी को ई से मिला दिया। अब ई से हमने एक ऐसा रेखा खींचा ईएम कि एसी पर क्या है, लंब है। लंब का मतलब क्या होता है कि ईएम जो है ना एसी पर क्या बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, वही होता है लंब, ठीक है। और फिर एफएन को, यानी एफ से एन को, एफएन आपका लंब होना चाहिए एबी के, यानी एफएन जो है ना वो एबी के क्या है, लंब का मतलब क्या, एफएन जो है ना वो 90 डिग्री है किस पे, 90 डिग्री है किस पे, एबी रेखा पर, ठीक है, त्रिभुज के एबी रेखा पर। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, तो हमने ये रचना किया, ठीक है। अब यहाँ पे देंगे क्या, हम प्रमाण देंगे, क्या देंगे, प्रमाण। तो आप जानते होंगे अगर यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया जाए, क्या बनाया जाए, त्रिभुज बनाया जाए, और यहाँ पे त्रिभुज में क्या हो, अगर एबीसी एक त्रिभुज बनाया जाए, ठीक है, और ये यहाँ पे हमने एम कर दिया, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप जानते हैं त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना के इक्वल होता है, तो 1/2 गुना आधार गुना क्या होता है, ऊंचाई होता है कि नहीं होता। अब बताइए
ये एबीसी और एएम, जो आपका एएम जो है वो क्या है, आपका लंब है, मतलब 90 डिग्री है किस पे, बीसी पे। तो बताइए इस त्रिभुज का अगर हमको निकालना है, एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो 1/2 तो होगा ही होगा। अब बताइए इस त्रिभुज का आधार कौन है, यही तो है बीसी, तो बीसी यहाँ पे लिखेंगे। और ऊंचाई का मतलब क्या है, ये जो लंब है क्या है, एएम है, एएम है। तो ये क्या निकल गया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। तो त्रिभुज अगर यहाँ पे 90 डिग्री है, अगर यहाँ पे 90 डिग्री है, तो बताइए ये फॉर्मूला लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम काम करेंगे, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप काम करते जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अब कौन सा त्रिभुज लेते हैं, तो हम त्रिभुज लेते हैं क्या, आपका AEF। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, AEF त्रिभुज ले रहे हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अब हम त्रिभुज ले रहे हैं AEF, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, त्रिभुज AEF में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, त्रिभुज AEF में। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होगा कि नहीं होगा, आधार गुना ऊंचाई होगा कि नहीं होगा, बताइए, कोई दिक्कत। अब त्रिभुज AEF ऐसे ही ठीक है, का क्षेत्रफल इक्वल होता है 1/2, तो ऐसे ही ठीक है, अगुना AEF में ये जो 90 डिग्री बना हुआ है वो किस पे है, किसके आधार पे है, तो बोलोगे क्या, AC पे है, क्या है, AC पे। ये जो आपका EM बना हुआ है, AEF ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका AEF ठीक है। ये जो EM लंब बना हुआ है, EM लंब का आधार कौन है, तो EM लंब का आधार क्या है, AC है। तो यहाँ पे आधार की जगह पे हम क्या लिखेंगे, AC लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AC। कोई दिक्कत, तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे AC लिखेंगे। और गुना में आपका ऊंचाई क्या है बताओ, तो ऊंचाई तो तुम्हारा EM है, जो लंब है, लंब जो रेखा होता है वो तो ऊंचाई होता है, तो क्या लिखेंगे, आपका EM लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो AEF के रूप में हमने काम किया हुआ है। तो AEF का मतलब क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं बताइए, ठीक है। तो सीधे का मतलब है कि हमारा क्या आया, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए अब क्या है, तो अब बताइए यहाँ पे कहने का मतलब है कि हम AEF त्रिभुज में है, तो AEF त्रिभुज में, AEF त्रिभुज में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझिए AEF त्रिभुज 1/2 ऐसे ही ठीक है। अब समझिए यहाँ पे करना क्या है, एक बार इस साइड का हमको लेना है, इस साइड का, इस साइड का। तो इस साइड में आपका जो आधार है, ठीक है, ध्यान से काम कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस साइड जो है ना आधार को हमको ये लेना है, और एक साइड आधार को क्या लेना है, ये लेना है, ठीक है, क्या लेना है, ये लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या है, तो अगर यहाँ पे देखें तो ये FN आधार के लिए क्या है, आपका FN आधार के लिए हम क्या करते हैं, FN जो आपका परपेंडिकुलर बना हुआ है, 90 डिग्री बना हुआ है, 90 डिग्री बना हुआ है, ठीक है, ये किस पे है, AE पे है कि नहीं है, AE पे है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर इस त्रिभुज के निकाल लो, क्या AEF त्रिभुज के निकाल लो, तो यहाँ पे अगर AEF त्रिभुज के निकालते हैं, A है, E है, F है, और इस पे क्या बना हुआ है, ये N बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो इसका अगर निकाले तो बताइए यहाँ पे आपका आधार कितना है, आधार जो है वो आपका एक क्या होते हैं, इधर 90 डिग्री किसमें बना हुआ है, इस तरह बना, ये ऐसा है, और ये त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, ये A है, ये E है, ठीक है, और ये F है, और इधर बना हुआ है कितना आपका 90 डिग्री यानी N, ठीक है, इस तरह बना हुआ है। तो बताओ लंब हमेशा किस पे होता है, आधार पे। तो यहाँ पे आधार कितना है, AE है कि नहीं है, तो क्या लिखेंगे, AE। और हाइट कितना है, ऊंचाई कितना है, FN है कि नहीं है, ठीक है, FN है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, FN, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे FN। कोई दिक्कत है तो बताइए।
FN। मतलब AEF त्रिभुज में AE क्या है, इसका आधार है, और FN क्या है, इसका ऊंचाई है कि नहीं है। इतना में कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। तो इसको मान लिया गया क्या, AE है और FN है, ये F और N, इसको क्या मान ले हम, 1 मान ले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम ये करते हैं, आपका कौन सा ट्रायंगल में जाते हैं, आपका हम ट्रायंगल में जाते हैं क्या, BEF ट्रायंगल में। तो भाई B है और E है और कौन है, F है, BEF ट्रायंगल में हम आते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, त्रिभुज BEF में, इसमें त्रिभुज BEF में कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज मतलब क्या, त्रिभुज BEF का क्षेत्रफल। तो अब बार बार हम नहीं लिखेंगे, 1/2 तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम बताओ हमने क्या लिया, कौन सा त्रिभुज लिया, बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं आया। AEF त्रिभुज है, हमने लिया AEF, ये क्या है, आपका ऊंचाई है, और ये क्या है, आधार है। हमेशा ध्यान रखिए, जहां पे परपेंडिकुलर पड़ता है ना, उसमें क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। जहां पे लंब पड़ता है वहीं क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। तो आधार कितना हो गया, AE, तो हमने लिखा AE, और FN क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, तो हमने लिखा है FN ऊंचाई। अब BEF में, BEF में, ठीक है, BEF में हमको देखना है। तो अब बताओ तुम्हारा BEF में, ठीक है, BEF में जो है, जो B है वो आपका आधार है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटू में B जो गया आधार हो गया। और सीधे ध्यान दीजिए, तो ये आपको बोला हुआ है कि आधार किस पे है, पूरा A, यानी FN किस पे है, आपका AB पे है, FN किस पे है, AB पे है, मतलब ये AE पे भी है और EB पे भी है, दोनों पे लाई कर रहा है। तो इसका भी लंब क्या होगा, मैंने AE का जो आधार है, इसका भी AE का लंब क्या होगा, आपका FN ही होगा, और BE का भी लंब क्या होगा, आपका FN ही होगा। तो B आधार है तो लंब क्या होगा, FN होगा कि नहीं होगा, FN होगा, कोई दिक्कत है बताओ, दिक्कत है। इसको क्या मान लिए हम, 2 मान लिए, क्या मान लिए, 2 यहाँ पे मान लिया गया, ठीक है। अब इनका क्षेत्रफल है, इनका क्षेत्रफल का क्या ले लेते हैं हम, अनुपात ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे क्या, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज AEF, और बटा में क्षेत्रफल त्रिभुज किसका, BEF का, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे ऊपर वाला लिखो, AEF का मतलब क्या, 1/2 और गुना AE और गुना में FN होगा, और 1/2 गुना में आपका BE और क्या गुना में FN होगा कि नहीं होगा, बोलो इसका कोई दिक्कत बताओ। अब 1/2 से 1/2 गया, FN से FN गया, यानी आप लिख सकते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज AEF और बटा में क्षेत्रफल त्रिभुज BEF बराबर क्या बचा, आपका AE बचा, और बटा में क्या बचा, BE बचा कि नहीं बचा। और इसको क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, आपका मान लेंगे 3, 1 2, इतना में कोई दिक्कत है बताइए, समझ में, AE बटा BE हो गया, कोई दिक्कत है, ठीक है, समझ में आ रहा है। बताओ यहाँ में कहाँ तक दिख रहा है, कहाँ तक दिख रहा है, बताओ। ठीक है, यही तक ना है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है, इसमें आता है ऊपर थोड़ा सा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इतना में समझ में आ रहा है। अब देखो, अब हम किस त्रिभुज में जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर से लिखो, त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में, तो आपको यहाँ पर त्रिभुज लेना है AEF में, किसमें, AEF त्रिभुज लेना है, क्या लेना है, AE, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो AEF त्रिभुज हम देंगे, कौन, AEF, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, त्रिभुज AEF में, तो वही करेंगे क्षेत्रफल और त्रिभुज AEF 1/2 तो होबे करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम बताओ, जो आपका AEF का मतलब क्या, AEF त्रिभुज है, तो एक बार हम यहाँ पे क्या लिए थे, आधार लिए थे AE आधार लिए थे। अब यहाँ पे क्या, AE आधार कब लिए थे, FN के अनुसार काम करने के लिए, किसके अनुसार काम करने के लिए, FN के अनुसार काम करने के लिए। यानी एक बार FN के अनुसार काम मतलब लंब का मतलब क्या,
कि ये लंब है किस पे, ए पे, यानी ए के अनुसार हमने काम किया। और एक बार फिर ए एफ लेंगे, लेकिन अब किसके अनुसार काम करेंगे, एम के अनुसार, यानी कौन से लंब के अनुसार, आपका एम लंब के अनुसार क्या करेंगे, काम करेंगे। एक बार एफ एन लंब के अनुसार काम किए तो आधार कौन आया, ए ही आया। और एक बार ई एम लंब के अनुसार करेंगे तो जहां पे लंब होता है वहीं तो आधार होता है, जिस पे लंब होता है वहीं आधार होता है। तो यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा, ए एफ होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो क्या लिखेंगे, ए एफ लिखेंगे ना, 1/2 और गुना में क्या आपका ए एफ और गुना में, अब यहाँ पे आपका लंब क्या हो जाएगा, ई एम होगा कि नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, ई एम। कोई दिक्कत है तो बता देना। ई एम हमने ले लिया, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने मान लिया क्या, 4, इसको हमने 4 मान लिया, ठीक है। और फिर उसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसी तरह जो है ना आपका एक और त्रिभुज लेंगे, क्या आपका क्या लेंगे, ECF त्रिभुज लेंगे। कौन है, ECF। एक बार क्या लिए थे, BEF लिए थे कि नहीं लिए थे, एक बार BEF लिए थे, एक बार क्या लेंगे, ECF लेंगे। क्या लेंगे, ECF, मतलब एक बार हाई साइड का और एक बार हाई साइड का। एक BEF लेंगे और क्या लेंगे, आपका ECF लेंगे, ठीक है। हे साइड का, हे साइड, इस साइड का, एक बार इस साइड का हम लिए और एक बार इस साइड का हम लेंगे, ठीक है। तो क्या लेंगे, त्रिभुज ECF में क्या लेंगे, त्रिभुज ECF में लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ECF का 1/2 तो होगा। तो बताओ ECF में आधार कौन हो गया, आपका CF हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि लंब किस पे है, AC पर है ना। AC पर लंब है तो आधार तो ये ना होगा, है कि नहीं है। आधार तो ये भी हो सकता है, आधार तो ये भी हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि जहां पे लंब होता है ना वहीं आधार होता है। तो लंब किस पे है, AC पे है कि नहीं है। ये लंब जो है ना वो AC पे है, इसका मतलब है कि अगर AC आधार होगा तो ये FC भी आधार होगा और EF भी आधार होगा, है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा, FC होगा कि नहीं होगा, यानी CF होगा कि नहीं होगा, बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, आपका CF और इंटू में आपका जो लंब होगा वो क्या होगा, बताइए, लंब क्या होगा, EM ना होगा, क्योंकि आधार EM जो है ना लंब है किस पे, AC पे, यानी मतलब FC पे, ठीक है। तो क्या लेंगे, आधार क्या लेंगे, EM ही लेंगे, कोई दिक्कत। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आपका EM, और इसको क्या मान लेंगे, 5, क्या मान लेंगे, 5 मान लेंगे, ठीक है। अब दोनों का क्या करें, जिस तरह इसमें किया है ना उसी तरह करना है, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं क्षेत्रफल आपका त्रिभुज AEF बटा में क्षेत्रफल अब त्रिभुज ECF बराबर, पहले तो लिखेंगे 1/2 गुना AF, FH चाहे EF करिए, AF इंटू में EM, अब बटा 1/2 इंटू में CF और इंटू में क्या EM। अब बताओ 1/2 से 1 बटा कैंसिल और EM से EM कैंसिल, यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल AEF बटा में क्षेत्रफल त्रिभुज ECF होगा। तो क्या बचा, AF बचा कि नहीं बचा, और क्या बचा, CF बचा कि नहीं बचा। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसको क्या मान लेंगे, 6 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 5 में क्या हो गया, आपका 6 हो गया। कोई दिक्कत है बताइए, ठीक है। अब ध्यान रखिए, अब यहाँ बताइए जो आपका BEF है, BEF, ठीक है, ये किस पे है, EF रेखा पे है कि नहीं है, EF रेखा कॉमन आता है कि नहीं आता, ठीक है। और जो आपका CEF है वो भी क्या है, उसका भी क्या है, EF पे है कि नहीं है, EF है ना, यानी इन दोनों का बेस क्या है, मतलब आधार क्या है आपका, EF है कि नहीं है। मतलब आपका BEF में भी EF आता है और CEF में भी EF आता है, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज के देखिए तो दोनों त्रिभुज का आधार क्या है, EF है कि नहीं है, ठीक है। और दोनों जो है ना EF के क्या है, EF जो है ना वो BC के क्या है, समांतर है, ठीक है। तो आपको एक बात ध्यान में होगा, क्लास 9th में चैप्टर नंबर 9 में पार्ट 9 में समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल और त्रिभुजों का क्षेत्रफल में आप पढ़े होंगे कि अगर कोई भी दो त्रिभुज अगर सेम आधार पे हो और उन दोनों जो है ना, और दोनों त्रिभुज जो है ना बिटवीन सेम पैरेलल हो, यानी दोनों त्रिभुज जो है ना दोनों दो समांतर रेखा के बीच में हो, तो उनका जो एरिया होता है, उनका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। यानी कोई भी दो त्रिभुज किसी भी, यानी वो एक प्रमेय था, किसी भी दो त्रिभुज
कोई भी दो त्रिभुज का अगर बेस यानी उसका आधार सेम हो और दोनों जो त्रिभुज है वो दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर आती हो तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि आपका जो त्रिभुज BEF है तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज BEF तथा त्रिभुज कौन CEF, क्या आपका CEF क्या है, CEF का कौन से लिए है, BEF भी है ना, BEF भी है और CEF भी है, क्या ECF भी है, ECF भी है। तो लिखेंगे त्रिभुज ECF, क्या लिखेंगे ECF जो है ना, ECF दोनों का जो दोनों एक ही आधार BC, एक ही आधार BC तथा दोनों त्रिभुज जो है ना, दोनों त्रिभुज समांतर रेखा, दोनों त्रिभुज दो समांतर रेखा EF समांतर आपका क्या है, EF समांतर BC के बीच उपस्थित है, BC के बीच उपस्थित है, ठीक है, BC के बीच उपस्थित है, ठीक है। अगर कोई भी दो त्रिभुज एक ही आधार पे हो और दो समांतर रेखा के बीच में उपस्थित हो तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरह से क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे क्षेत्रफल इसका त्रिभुज BEF बराबर होगा क्षेत्रफल और त्रिभुज किसका, त्रिभुज ECF का, ECF के इक्वल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इतना बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 6 को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 6 से क्या लिखेंगे, समीकरण 6 से क्या लिखेंगे, समीकरण 6 से। अब समीकरण 6 क्या है, ये वाला, तो दोनों को क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे क्षेत्रफल, जो समीकरण 6 है ना उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। तो लिखेंगे क्षेत्रफल आपका त्रिभुज AEF और बटा में क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज ECF इक्वल होगा किसके, AF और बटा में किसके, CF के। इतना है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताइए यहाँ पे, इतना में कोई दिक्कत नहीं है, तो यार AF तो आ गया। अब बोलिए ये दोनों त्रिभुज अगर इक्वल है तो BEF कितना है जी, BEF जो दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, B दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, और AEF कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे इसके अनुसार लिखा तो यहाँ पे तो हो गया, ठीक है। तो समीकरण 6 से, ठीक है। तो उसके बाद लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम लिख देते हैं, कहाँ लिखते हैं, इस पे लिख देते हैं। तो समझिए कि अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं, ये पूरा पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1 है, पहला ये है, उसके बाद दूसरा ये है, ठीक है। तो ये बात हम निकाल के उसको दूसरा ये हो गया, ये आपका होगा तीसरा, और ये हो गया क्या आपका चौथा, ठीक है। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। इतना बड़ा बोर्ड होते हुए भी 6x4 का बोर्ड होते हुए भी यहाँ पे ये जो फिगर में वो नहीं हटा, इसीलिए। तो अब लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से हम क्या कर सकते हैं, इसको तो लिखेंगे, ये जो बात है ना यहाँ पे लिखेंगे,
समीकरण तीन लिखने की जरूरत नहीं है। पहले इस बात को जो है ना यहाँ पे, इस बात को जो है ना यहाँ पे लिखिए कि क्षेत्रफल इसका त्रिभुज AEF और बटा में क्षेत्रफल और त्रिभुज ECF, ये है E, क्या है ECF इक्वल है किसके AF और बटा में किसके CF के। तो अब समीकरण 3 को देखिए कि जो AEF है, समीकरण 3 को देखिए, ये समीकरण 3 को कि AEF किसके इक्वल है, AEF किसके इक्वल है, A के है, A के इक्वल है कि नहीं है। तो कहीं अगर क्षेत्रफल AEF लिखा हो तो उसको उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और कहीं अगर BEF लिखा हो क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, उसके बाद आपका जो BEF है किसके इक्वल है, BEF किसके इक्वल है, ECF के इक्वल है कि नहीं है। तो ECF को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, BEF लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। यानी आपका यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अब यहाँ पे ECF नहीं लिखेंगे, आपका यहाँ देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्षेत्रफल AEF को इसे लिखे तो हमने AEF लिखा, बाटा में AF को लिख दिया। उसके बाद ECF के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, BEF लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ECF इक्वल है किसके, ECF जो है ना बराबर है किसके BEF के। तो कहीं अगर ECF लिखा हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, BEF लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, यानी यहाँ पे लिख देंगे क्षेत्रफल क्या आपका BEF लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्षेत्रफल AEF को, AEF किसके इक्वल है, A के इक्वल है कि नहीं है, तो A लिख देंगे। और क्षेत्रफल BEF किसके इक्वल है, B के इक्वल है कि नहीं है, B कहिए चाहे EB कहिए, ठीक है। यहाँ पे हम B कहते हैं चाहे EB कहते हैं, जानते हैं पलट लेते तभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। B के इक्वल हो गया। अब बराबर में क्या है आपका AF है और बटा में क्या है आपका CF है। तो क्या देखिए ये आ गया कि नहीं आ गया, A है आपका, EB है, AF है और FC कहिए, FC लिखो यहाँ पे, FC लिखो, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं CF को हम लिख सकते हैं FC, बहु वाला चीज है, बहु वाला बच्चा, छोटा सा बच्चा वाला चीज है, ठीक है। और B को हम क्या लिख सकते हैं, EB लिख सकते हैं, आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। हाँ, AB को BA भी लिख सकते हैं, BA को AB लिख सकते हैं। तो उस तरह हमने लिखा, इसीलिए आप पलट के लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हुआ, क्या हुआ, सिद्ध हुआ। अब एक बार जो है ना फिर से हम क्या कर लेते हैं, इन सबको रिकैप कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है, बारी बारी से, ठीक है। तो 6.1 थ्योरम में ये कहा हुआ था कि एक त्रिभुज बनाइए, ठीक है, और त्रिभुज के दो अलग अलग भुजाओं पर बिंदु दीजिए और एक ऐसा रेखा कीजिए कि वो तीसरी रेखा के क्या हो जाए, समांतर हो जाए। तो हमने EF एक रेखा बनाया जो कि BC के क्या है, समांतर है, ठीक है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि AE बटा में EB इक्वल होगा AF बटा में क्या, FC के। तो हमने एक रचना किया कि B से F को मिलाया और C को E से मिला दिया और EM को हमने बताया समांतर बनाया किसके, आपके AC के, और FN के हमने FN को हमने समांतर बनाया किसके, AB के, ठीक है। अब हम क्या किए हैं, तो आपका AEF त्रिभुज बनाया है, AEF त्रिभुज बनाया है, किसमें, AEF त्रिभुज में। और AEF त्रिभुज में हमने लंब किसको लिया है, तो FN को लंब लिया है, किसको लंब लिया है, FN को, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे AEF त्रिभुज में FN लंब लिया, लंब लिया। और ये आपने समझने के लिए FN क्या लिखेंगे, FN हमने लंब लिया, AEF में FN लंब लिया। तो AEF में अगर FN लंब लेते हैं तो ये जो लंब लिखते हैं, तो बताओ AE जो होगा वो आधार होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लंब हमेशा आधार पे होता है। तो अगर AEF त्रिभुज में देखें और उसमें हमने FN अगर लंब लिया है तो लंब किस पे है, AE पे अगर है, मतलब AB तो है, तो अगर AB पे है तो जरूरी है, AB पे है तो AE पे भी होगा, दोनों पे होगा। तो हमने A ले लिया क्या, आधार, और FN तो आपका ऊंचाई है ही है, तो ऊंचाई तो हो गया आपका समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। उसी तरह अब हमने क्या लिया, इसी साइड में, यानी आपका BEF, यानी क्या, BEF त्रिभुज लिया, कौन लिया, BEF त्रिभुज। BEF त्रिभुज में आपका आधार कौन होगा, आपका BE तो होगा, ये तो होगा आधार ये होगा। और आपका जो FN है वो किस पे है, पूरा AB पे है, तो EB पे भी तो होगा, है कि नहीं है। तो हमने क्या बोलते हैं, तो आपका BE हमने आधार लिया और FN तो आपका क्या है, लंब है, तो हमने FN लिया, 2 कर लिया। अब इन दोनों क्षेत्रफल को हमने बटा में लिख दिया। तो बटा में लिखे, ये अगर बटा में, ये हमने बटा में लिखा, इसको भी AEF बटा
आपका बी एफ का क्षेत्रफल, तो इतना इतना बटा में हो जाएगा, 1/2 से कैंसिल हो गया, एफ एन से एफ एन कैंसिल हो गया, बचा क्या, तो क्षेत्रफल ए आ गया और ए बटा बी आ गया, हमने इसको मान लिया 3। तो एक बार हमने क्या किया, एक बार एफ एन लंब लेकर हमने काम किया, ठीक है, और एक बार यहाँ पे हमने क्या किया, अब यहाँ पे हमने निकाल लिया ई एम लंब लेकर काम किया, ठीक है। यहाँ पे क्या आपका ये जो है ना, ये जो है आपका समझने के लिए है, आप इसको एग्जाम में मत लिखिएगा एफ एन लंब लिया, ठीक है, आप मत लिखिएगा इसको बस समझाने के लिए हम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसका कोई जरूरत है, आपको समझाने के लिए हम लिखे हुए हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपका ए ई एफ में हमने ई एम को क्या ले रहे हैं, ई एम को हम लंब ले, ई एम लंब लिया, तो ए ई एफ कौन है, ए ई एफ में ई एम लंब लेते हैं, तो ई एम लंब किस पे होता है, आधार पे, तो ए एफ बटा ई एम होगा कि नहीं होगा, तो हमने लिख दिया ए एफ बटा ई एम, इसको हमने क्या ले लिया आपका चौथा। फिर उसी तरह आपका ईसीएफ त्रिभुज लिया, ईसीएफ त्रिभुज लिया, तो ईसीएफ में आपका जो सीएफ है वो आधार हो जाएगा और ईएम तो आपका लंब होगा, तो हमने यहाँ पे लिखा सेम जैसे यहाँ पे बटा में लिखा, यहाँ पे बटा में हमने काट कर दिया, यहाँ कटाया, इसको हटाया, ए बटा सीएफ आ गया, ठीक है। अब हमने देखा कि जो आपका बीईएफ है, क्या है आपका जो बीईएफ त्रिभुज है, यानी ये जो बीईएफ त्रिभुज, ये बीईएफ त्रिभुज का आधार क्या है, ईएफ है कि नहीं है, और उसी तरह जो है आपका ईसीएफ यानी ईसीएफ जो है ना, ये सेम आधार पे ईएफ है, और ये दोनों रेखा क्या है, समांतर है। तो हम जानते हैं कि जब भी कोई दो त्रिभुज जो है ना, अगर सेम आधार पे है, सेम मतलब एक ही आधार पे है, कोई भी त्रिभुज अगर एक ही आधार पे होते हैं और दो समांतर रेखा के बीच में होते हैं, तो उन दोनों त्रिभुजों का जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है, बराबर होता है। क्लास 9th में आपका 9वां चैप्टर समलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल और त्रिभुजों के क्षेत्रफल में हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 9th में, ठीक है। हाँ, तो उसके आधार पे तो बीईएफ जो है ना और ईसीएफ जो दोनों एक ही आधार पर बीसी पर, तो दो त्रिभुज दो समांतर रेखा ईएफ समांतर बीसी के बीच उपस्थित है, तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं बीईएफ त्रिभुज का क्षेत्रफल और ईसीएफ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो अब यहाँ पे ये क्या है, तो छठा समीकरण 6 से, यानी समीकरण 6 जो है ना, हमने उठाकर यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया, समीकरण 6 को उठाकर क्या किया, हमने लिख दिया। अब ठीक है, उसी तरह जो है ना आपका क्षेत्रफल एईएफ से, ठीक है। अब जानते हैं कि ईसीएफ यानी ईसीएफ जो है ना, क्षेत्रफल ईसीएफ जो है ना, वो बीईएफ के क्या है, बराबर है। तो कहीं अगर ईसीएफ त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है बीईएफ के, तो कहीं अगर जो है ना आपका ईसीएफ जो है ना अगर उसका क्षेत्रफल जो है बीईएफ के बराबर है, तो ईसीएफ त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बीईएफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो अब एएफ अपॉन सीएफ तो ऐसे ही ठीक है, एईएफ को हम क्या लिख सकते हैं, एईएफ को ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और बीसीएफ को बताओ आपका ईबी चाहे बीई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और इतना एईएफ के जगह पे, क्योंकि एईएफ इक्वल है एई के, तो हमने ए लिख दिया, और बीईएफ इक्वल है किसके, बीई के, तो हमने बीई यानी ईबी लिख दिया, और ये जो कहते हो। और देखिए यही हमको लाना था क्या, ए इक्वल है ईबी के और एएफ इक्वल है किसके, एफसी के। और इस तरह से जो है ना हमारा प्रमेय 6.1 जो है ना, यानी थेल्स प्रमेय जो है ना आपका खत्म हो गया। अगर इसको जो है ना अगर बारी से समझ लेते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि आपको यहाँ से कोई दिक्कत हुआ होगा, ठीक है, समझ में आएगा। तो अगर जो है ना आपको यहाँ पे बातें समझ में आई, तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के पास उसको शेयर कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।